हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा वीडियो फ्रेंड्स वीएफडी कंट्रोल का कुछ बेसिक्स डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का पार्ट 4 का वीडियो है फ्रेंड्स। ये हमारा एबीपी मेक का वीएफडी का एक एग्जांपल दिया फ्रेंड्स मैंने। इसमें ड्राइव से हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स कैसे एवोल्यूशन हुआ था अगर आप देखिएगा तो 1969 से पहले आपको वीएफडीज आपको एसी मोटर्स में स्पीड कंट्रोल बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए बहुत जगह जहां आपको स्पीड कंट्रोल चाहिए वहां आपको मोस्टली आपको डीसी मोटर्स यूज़ करता था, क्योंकि डीसी मोटर्स का स्पीड कंट्रोल बहुत ही आसान है। लेकिन 1969 में जैसे रिसर्च स्टार्ट हुआ था, इसके बाद 1975 में आपको पीडब्ल्यूएम बेस्ड वी/एफ कंट्रोल आ गया था। इसके बाद हमारा एसी मोटर्स का इसका जो एप्लीकेशंस बहुत ही वास्टली बढ़ गया था, इसका स्पीड कंट्रोल बहुत आसान हो गया था। अभी अभी इसके बाद आपको 1985 में आपको फ्लक्स कंट्रोल आया था, उसका ये एबीबी का इसका मॉडल है समी ए है। इसके बाद समी स्टार आया था, फ्लक्स कंट्रोल है। इसके बाद 1993 में ये लेकर आया था ACV 700 ड्राइव का सिस्टम में। ये आपको IGBTs का टेक्नोलॉजी आया था 1990 में। इसको IGBTs आपको यहाँ इम्प्लीमेंट किया था 1985 के बाद। ये तो ऑलमोस्ट फुल्ली डिजिटल डिजिटल आपको VFD बनाया था। इसके बाद यहाँ आपको 1995 में ABB ने एक नया कंट्रोल मेथड इसको एवोल्यूशन किया था। वो हमारा DTC मेथड है, वो डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल है। वो आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ACS 600 सीरीज का ड्राइव्स में इंट्रोड्यूस किया था। ये आपको बहुत ही मतलब यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, और आपको मतलब ऑलमोस्ट ओपन लूप कंट्रोल में भी आपको बहुत ही एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल, टॉर्क कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है एबीवी में। इसके बाद 1997 में ACS 600 और सिस्टम सॉल्यूशन से बाकी का साथ भी इसका साथ आया था। तो DTCA 1995 से चालू हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपका ABB मेक का ड्राइव्स का इसका एवोल्यूशन बताया था। ऐसा सिमिलर थी बाकी ड्राइव्स का भी, बाकी मेक के ड्राइव्स का भी ऐसे ही हुआ था। जैसे इसमें DTC डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल बोल रहे हैं, बाकी जगह इसका टॉर्क कंट्रोल अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन DTC का जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा कंट्रोल है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा एसी ड्राइव का जो फीचर्स है मैं पहले वीडियोस में भी बताया था। जैसे एसी ड्राइव का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छे है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको सारे के सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसका जो लॉसेस है बहुत ही कम है। इसीलिए इवन 0.9 पर 94% एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं। अप टू 100 किलोवाट का ऊपर का ड्राइव्स में भी आपको उतना अच्छे एफिशिएंसी आप मेंटेन करा सकते हैं। इसके बाद एबीबी का इसका मतलब इसका वीएफडीज में हमेशा आपको मेंटेनेंस बहुत ही कम पड़ते हैं, और इसको आप क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, और लार्ज पावर और स्पीड रेंजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत हेवी पावर एप्लीकेशंस में भी। और आपको वास्ट का स्पीड रेंजेस, आपको एक्यूरेट पॉइंट्स में भी आपको स्पीड रेंज चाहिए, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ आपको ये वीएफडी यूज़ करते हैं वहाँ आपको एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं और स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो इंडस करंट देते हैं या वोल्टेज डिप देते हैं, वो सारे के सारे डिसएडवांटेजेस जो कमर्शियल नॉर्मल मोटर में हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर या स्टार डेल्टा मोटर कोई भी स्टार्टिंग मेथड है आपको यूज़ करते हैं, उसमें आपको जो इंडस करंट देते हैं मोटर का वो सब आपको अवॉइड कर सकते हैं आप। एग्जैक्टली इसका जो एक्सेलरेशन टाइम, मोटर आपको जीरो स्पीड से लेकर फुल स्पीड आने तक आपको कितना टाइम लेना है, वो सारे के सारे आप इसको डिसाइड करके आप उतना टाइम में मोटर को आप एक्सेलरेट करा सकते हैं। इसके बाद आपको ड्राइव पैकेजेस आपको जो ज़रूरत है आपको इसको ऑप्टिमाइज़ करा सकते हैं आप। इसके बाद अभी-अभी रिसेंटली हर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इसका इंडस्ट्रीज़ में आ गया हमको मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, आपको छोटी-छोटी रेटिंग का डिवाइसेस रहते हैं और उसी को ही आपको मॉड्यूलर में लगाते हैं, पैरेलली लगाते हैं। अगर आपको किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो इसको 1:1 आप यूज़ कर सकते हैं, और अब इसमें आपको n+1 या n+2 का रिडंडेंसी देकर आपको 2-3 वीएफडीज़ को, यानी ये तो जहाँ आपको बोल रहा हूँ यहाँ ड्राइव्स, ये तो हर जगह आ गया था। यूपीएस में, बैटरी चार्जर में, हर जगह मॉड्यूलर का डिवीजन आ गया था। यहाँ आपको वीएफडी में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपका 100 किलोवाट का वीएफडी है तो आपको 10 किलोवाट का 12 और 11 11 रहते हैं
इसमें अगर 12 रहे हैं तो आपको 2 वीएफडी आपको स्टैंड बाय में रहते हैं, 10 वीएफडी सब कुछ चलते हैं। अगर कोई भी एक वीएफडी में प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली जो स्टैंड बाय वीएफडी आप इसको पिक करा सकते हैं और इसको ऑनलाइन में भी आप इसको बंद करा के इसको चेंज ओवर कर सकते हैं। और मेंटेनेंस तो बहुत ही कम है इसमें, कोई मेंटेनेंस करने का ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी वीएफडी में प्रॉब्लम है तो सिंपली आप उस पर्टिकुलर वीएफडी को आपको निकाल के नया वीएफडी को आप रैक इन करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है वो आपको हर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्रीज में ये आपको आ गया था अभी। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमारा ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग बोथ डायरेक्शन है। आप इसको ब्रेकिंग करा सकते हैं और इसको एसी ड्राइव में जहाँ आपको वीएफडी यूज़ करते हैं वहाँ आपको फॉरवर्ड, रिवर्स और इसका जो ब्रेकिंग भी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी या रीजनरेशन का ब्रेकिंग भी, या आपको चॉपिंग मेथड का थ्रू ब्रेकिंग है। आपको सारे के सारे यू कैन क्रिएट वंडर्स है वीएफडी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें आपको कंस्ट्रक्शन से फॉर इन और आउट माउंटिंग आपको बाहर भी लगा सकते हैं वीएफडी और अंदर भी लगा सकते हैं। और इसका रिलायबिलिटी भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करा सकते हैं। और आपको वोल्टेज जैसे कन्वर्टर का 0.2 केवी, मतलब आपको एलटी सिस्टम से लेकर आपको 3.3 केवी के तक एलवी में आपको आ जाते हैं। आपको एचवी में 6.6 केवी, 11 केवी का वीएफडी तक भी मिल जाते हैं आपको। और इसका जो मोटर का करंट रेटिंग भी आपको वास्ट है, मतलब आपको बहुत छोटी-छोटी वीएफडी से 3 एम्पीयर से लेकर 3 किलो एम्पीयर तक आपको वीएफडीज़ मिल जाते हैं। और इसका जो फ्रीक्वेंसी भी आपको 0 टू लेकर 400 एच तक आपको फ्रीक्वेंसी को आप कंट्रोल करा सकते हैं। और इसमें जो कूलिंग है आपको डिफरेंट तरीके का कूलिंग है, डिफरेंट रेटिंग का। वीएफडी के हिसाब से आपको नॉर्मल नेचुरल एयर कूलिंग विथ फैन के साथ है या विदाउट फैन के साथ, या विथ वाटर या विथ एयर और वाटर फोर्स्ड या नॉर्मल नेचुरल, आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कूलिंग आप करा सकते हैं। और आजकल तो आपको इवन आपको हॉट स्टैंड पे वीएफडी, कोल्ड स्टैंड पे वीएफडी, मतलब आपको 2 वीएफडी रहते हैं। अगर एक वीएफडी फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे वीएफडी पे आपको मोटर मोटर का कंट्रोल और मोटर का इसका पावर आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी चेंज ऑफ इंटरप्ट। आपको बम्पलेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं मोटर का सप्लाई। और ऐसे कोल्ड वीएफडी, कोल्ड स्टैंड पे वीएफडी में आपको मैनुअली आपको चेंज ओवर कराना पड़ता है। ऐसे आपको बहुत ही सारे फीचर्स आपको अभी ये भी एसी वीएफडीज में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप अगर बेसिक वीएफडी का अगर सर्क्यूट देखेगा तो ये हमारा पहले भी मैं आपको बताया था। अगर वीएफडी को आप एक ब्लॉक डायग्राम, एक ब्लैक बॉक्स जैसा आप समझिएगा तो इसमें आपको बेसिकली आपको 8 टर्मिनल बाहर की तरफ दिखेगा फ्रेंड्स। 8 पावर टर्मिनल, 3 आपको इनपुट टर्मिनल से L1, L2, L3 का दिखेगा। और 3 इसका आउटगोइंग टर्मिनल से जिसमें आपको मोटर का केबल कनेक्ट होगा, U1, V1, W1, या नहीं है तो U1, V1, W1, U2, V2, W2। जैसे इसमें आपको मार्किंग भी दिया जाता है इनपुट और आउटपुट का। इसके बाद आपको डीसी बस का प्लस और माइनस भी आपको पावर साइड आपको बाहर की तरफ आपको निकाला देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या होता है, हमारा इनपुट का साइड में आपको L1, L2, L3 यहाँ आपको हम लोग सप्लाई देते हैं, हमारा सप्लाई का वोल्टेज देते हैं। ये हमारा रेक्टिफायर ब्लॉक है। इसमें आप लोग मतलब आपको अलग-अलग वीएफडी के हिसाब से ये अलग चेंज होते हैं फ्रेंड। ये आपको सिंपल डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड डायोड ब्रिज रेक्टिफायर भी हो सकते हैं। उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, सिंपल यहाँ डीसी बस का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। इन केस आप अगर कंट्रोल रेक्टिफायर में भी आप ऑफ वेव कंट्रोल्ड या फुल वेव कंट्रोल्ड, ऑफ वेव कंट्रोल्ड में आधा एक एक लेग का आपको थायरिस्टर्स यूज़ करते हैं, दूसरा लेग में आपको सिंपल डायोड्स यूज़ करते हैं, फुल वेव में सारे के सारे आप थायरिस्टर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो और इसका फ़िल्टर में आपको एलसी या सिंपल सी है या इंटरमीडिएट फ़िल्टर स्टोरेज के लिए आपको इसका जो रिपल कम करने के लिए भी हम लोग ये फ़िल्टर एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आउटपुट में इसका जो मोटर का इन्वर्टर है हमारा ये हमारा इन्वर्टर का थ्रू हम लोग आउटपुट में आपको थ्री फेज आउटपुट आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करके इस मोटर का स्पीड आप कंट्रोल करा सकते हैं फ्रेंड। अगर इसका कंट्रोल में देखिएगा तो हमको कंट्रोल में इसका मॉनिटरिंग और कंट्रोल मोटर का करंट और इसका जो वोल्टेज यानी ये तो इसका स्पीड या टार्क हम लेकर इसका मोटर को आप इसका आप डीसी बस वोल्टेज को या नहीं है तो इसका इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को आप कंट्रोल करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल का पार्ट है। उसमें हम लोग
बेसिकली इन केस आपको डीसी बस वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए यहाँ इसका फायरिंग एंगल चेंज होता रहते हैं। अगर डीसी बस कांस्टेंट है, मतलब इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, ये वीएसए और सीएसए क्या होते हैं, हम आगे इन डिटेल उसके बारे में भी हम समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, अगर इन केस ऑफ ये हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो ये हमको कंट्रोल सर्किट के थ्रू इसका कंट्रोल करके इसका जो ओल्ड वीएसए है, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, तो वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करेगा, करंट सोर्स इन्वर्टर में करंट कांस्टेंट मेंटेन करेगा, और इसका जो आउटपुट में इसका जो इन्वर्टर है, इसका जो इन्वर्टर का इसका स्विचिंग ऐसा कंट्रोल करेगा जो आपको मोटर का स्पीड या टॉर्क जो जिसको आपको कंट्रोल करना है उसकी प्रोपोर्शनली आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ये हमारा कंट्रोल कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसमें आपको इनपुट में जो हमारा डायोड है, हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर में, यानी ये हमारा रेक्टिफायर में और इन्वर्टर में क्या क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अभी तक तो हमको डिफरेंट तरीके का आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और इसमें सबसे पहले हमारा जो सबसे पुराना और सबसे पहले हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है थायरिस्ट रेफरेंस, एस बोलते हैं इसको, बहुत ही पुराना डिवाइस है। आपको ये 1960 में पहली बार आया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो वोल्टेज रेटिंग है, आप 6 केवी तक इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका बाद भी आपको सीरीज में बना के आप इसको यूज़ करा सकते हैं, और इसका जो करंट रेटिंग है 5 किलो एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसका कंस्टेंट यही है फ्रेंड्स, इसका जो फ्रीक्वेंसी आपको कम है, आपको 400 हर्ट्ज तक ही यूज़ कर सकते हैं। इसका पावर रेटिंग है 10 पावर 4 तक है, और इसका जो चिप साइज भी आपको थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू कोई और है, और ये हमारा फर्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका बाद गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर इसके बाद आया था 1977 में। इसमें थायरिस्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको थायरिस्टर में आपको इसको ऑन तो आप कंट्रोल करा सकते हैं, लेकिन इसको ऑफ को आप कंट्रोल नहीं करा सकते। इसको ऑफ को करने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ा सर्किट चाहिए, वो आपको कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। वो कम्यूटेशन सर्किट के थ्रू इसको आपको ऑफ कराना पड़ते हैं। वो कम्यूटेशन सर्किट बहुत ही बड़ा सर्किट हो जाते हैं, हेवी सर्किट हो जाते हैं, उसके लिए अलग आपको कॉस्ट और इसका कंट्रोल आपको बनाना पड़ता है। इसीलिए आपको थायरिस्टर को इनिशियली यूज़ करते हैं, और जहाँ आपको लाइन कम्यूटेटेड या लोड कम्यूटेटेड डिवाइस रहते हैं, वहाँ आपको थायरिस्टर को यूज़ करते हैं इवन टुडे भी, क्योंकि आपको थायरिस्टर बहुत ही रग्ड डिवाइस है। बहुत रग्ड डिवाइस है, और कंपेयर टू कोई भी डिवाइस, इवन आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई भी आप आईजीबीटी भी ले लीजिए, उससे भी आप कंपेयर करें तो थायरिस्टर का इसका जो कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी और इसका जो रगनेस है, आपको किसी और डिवाइस में आपको मिलता नहीं है, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। लेकिन इसमें यही डिसएडवांटेज है, आपको सेपरेट कम्यूटेशन सर्किट चाहिए, जहाँ आपको कम्यूटेशन सर्किट सिर्फ आपको सप्लाई से, यानी ये तो लोड से मिल जाते हैं, सोर्स कम्यूटेटेड है, सेल्फ या नेचुरल कम्यूटेटेड या लोड कम्यूटेटेड से अगर मिल जाते हैं, तो वहाँ आपको थायरिस्टर डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं इवन टुडे, आजकल के एप्लीकेशन में भी। इसकी बाद आपको 1977 में आया फ्रेंड्स गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसमें आपको गेट का करंट कंट्रोल करा के इसको ऑफ करा के आप हम क्या कर रहे हैं, इसको थायरिस्टर को ऑफ कर पा रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको ऐसे ही, मतलब थोड़ा थायरिस्टर से थोड़ा कम रेटिंग में आपको मिल रहा था वोल्टेज और करंट है, और लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है आपको 1 किलो तक कर रहे हैं, और इसका जो चिप साइज भी मतलब ऑलमोस्ट थायरिस्टर का साइज ही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको 1985 में सबसे फर्स्ट आया था फ्रेंड्स बीजेटी आया, बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। ये बहुत ही पावरफुल ट्रांजिस्टर है उस टाइम पे, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है, थोड़ा पावर रेटिंग कम है कंपेयर टू थायरिस्टर या जीटीओ से कंपेयर करेगा, तो इसका वोल्टेज है 1.6 केवी तक यूज़ कर सकते हैं, करंट को 1.2 केवी तक यूज़ कर सकते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी है 2 किलो है। इसका पावर है, मतलब आपको 1 किलोवाट तक यूज़ कर सकते हैं, और इसका साइज़ भी बहुत ही कम है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसको आप पैरेलल या सीरीज में आपको यूज़ नहीं कर पाएगा बीजेटी में, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इतना रेंज में है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1991 में पहली बार आया फ्रेंड्स एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस आया, वो आपको आईजीबीटी है। आईजीबीटी फ्रेंड्स आपको बहुत ही हाई पावर रेंज तक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज और करंट का कैपेसिटी मतलब आपको 1.6 किलो एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं, और मतलब 400 एम्पियर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम है, मतलब आप 20 किलो हेज तक यूज़ कर सकते हैं। 1991 में तो सबसे मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आईजीबीटी का ये 20 किलो हेज है,
ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसके बाद हमको और मतलब आपको हार्मोनिक्स कम करना है तो आपको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हमको आया फ्रेंड्स मॉसफेट आया था सबसे पहले। मॉसफेट है, मॉसफेट का एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसका जो करंट रेटिंग है बहुत ही कम है और इसका पावर रेटिंग बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी आप 1 मेगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी को आप यूज़ कर सकते हैं मॉसफेट में, और ये आपको यूज़ कर सकते हैं। बाकी है फ्रेंड्स एमसीटी, एफटीएच ये सब बाद में आया था। लेकिन इवन आज भी आप देखेगा तो सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है मॉसफेट है, और इसका बाद सबसे पावरफुल डिवाइस है आपको थायरिस्टर है। सो आपको मोस्टली आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स में आपको 3 ही डिवाइस दिखते हैं फ्रेंड। एक थायरिस्टर या एससीआर दिखेगा, मैं आपको बताया था, जहाँ आपको लोड कम्यूटेटेड या नहीं है तो नेचुरली सोर्स से आपको, जहाँ सोर्स में आपको सिंपल जीरो नेगेटिव और जीरो जीरो का बाद नेगेटिव वोल्टेज मिलते हैं, उससे खुद ही आपको नेचुरली कम्यूटेट हो जाते हैं, वहाँ आपको ये आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ आपको लोड कम्यूटेट है, जहाँ आपको सिंक्रोनस मोटर का आपको चलाते हैं, वहाँ भी आपको लोड से कम्यूटेशन हो जाते हैं। लोड का जो बैक ईएमएफ वोल्टेज है मोटर का, अगर इसका सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो ये थायरिस्टर को बंद कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं लोड कम्यूटेटेड। दूसरा हमारा सोर्स कम्यूटेटेड या नहीं है तो नेचुरली कम्यूटेटेड। वो दोनों एप्लीकेशन में इवन टुडे भी हम लोग एससीआर और थायरिस्टर को बहुत ही वाइडली यूज़ करते हैं फ्रेंड। इसके बाद हमारा डिवाइस है आईजीबीटी है, जहाँ आपको पावर रेटिंग ज़्यादा है वहाँ आपको आईजीबीटी यूज़ करते हैं। लेकिन आईजीबीटी में डिसएडवांटेज है, 20 किलोहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आया था हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट को आप 1 मेगाहर्ट्ज तक इसको यूज़ कर सकते हैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन मॉसफेट में एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स हमारा, इसका जो पावर रेटिंग है बहुत ही कम है। लेकिन मॉसफेट में पावर रेटिंग बहुत कम है, लेकिन जहाँ जिस एप्लीकेशन में आपको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज का ऊपर यूज़ करना है और इसका पावर रेटिंग ज़्यादा है, तो आपको क्या करते हैं, हमारा मॉसफेट को सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पे आपको कनेक्ट करा के, और मॉसफेट से ही आपको एप्लीकेशन में आपको बहुत बार दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। मॉसफेट में एक और एडवांटेज है फ्रेंड्स, मॉसफेट है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसका जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसकी वजह से आप कभी भी आपको मॉसफेट में अगर आप पैरेलली मॉसफेट्स को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फॉर एग्जांपल एक मॉसफेट में, एक डिवाइस में आपको करंट ज़्यादा है तो क्या होता है, करंट ज़्यादा है तो इसका आई स्क्वेयर आर टी, इसका जो रेजिस्टेंस है ऑन का कंडीशन पे इसका आर है, और इसका जो करंट है आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू इसका टाइम है, उसका हीट है, क्या होगा अगर बढ़ जाते हैं, जैसे हीट बढ़ जाता है तो इसका रेसिस्टेंस है बढ़ जाता है फ्रेंड्स। इसकी वजह से इसका जो हीटिंग है, इसका जो जैसे इसका हीटिंग बढ़ जाता है तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इसकी वजह से करंट कम हो जाता है और नॉर्मल हो जाते हैं बाकी। तो इसी वजह से ये सक्सेसफुली आप मॉसफेट को आप पैरेलली आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक नोट है फ्रेंड्स, आपको सीपी सीरीज का इन्फिनियन का मॉसफेट का जो है वो आपको मोस्टली आप देखिएगा तो इंडस्ट्रीज में उसको अवॉइड करते हैं और इसको हर जगह रिकमेंड करते हैं उसको नहीं यूज़ करने के लिए, अगर पैरेलली यूज़ करना है तो मॉसफेट को, क्योंकि वो आपको बहुत ही बार आज तक आपको बहुत ज़्यादा फेल्यूर्स इससे दिख गया था। पैरेलल ऑपरेशन में वो बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई भी मॉसफेट आप जनरली देखिएगा तो उसको आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइस के बारे में हम लोग को एससीआर, मॉसफेट और आईजीबीटी ये तीनों आपको बहुत ही वाइडली दिख जाते हैं हर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ये तीनों में कोई भी एक तो मिल ही जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखिएगा तो हमको पल्स विथ मॉड्यूलेशन का टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं हमारा वीएफडी में। ये क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा सप्लाई लाइन वोल्टेज देखिएगा तो ये आपको बताया था मैं आपको, ये हमारा रेक्टिफायर है, ये हमारा फिल्टर सर्क्यूट है, ये हमारा इन्वर्टर है, और इन्वर्टर का आउटपुट है U2, इट इज़ इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज है, वो भी हमको मोटर में हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा सप्लाई वोल्टेज है साइनसोइडल है, यू लाइन है। ये सप्लाई वोल्टेज के बाद जो हमारा रेक्टिफायर में जो आएगा फ्रेंड्स, हमारा फोल्डेड साइन वेव आएगा। वो फोल्डेड साइन वेव को हमारा जो फिल्टर कंपोनेंट्स है वो आपको फिल्टर करके आपको कांस्टेंट, मतलब आइडियली कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा रिपल रहेगा इसमें। मतलब हम लोग थियरिटिकली अब लोग बात करेंगे, पहले हमको इसका आइडियली हमारा कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा इसका आउटपुट इसके अक्रॉस। और इसमें आपको इन्वर्टर में हम क्या करते हैं, हम लोग स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग करके इसका
आउटपुट का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका आधा फ्रीक्वेंसी में हम लोग करेगा तो इसका जो पल्स विड्थ है आप कंट्रोल करके इसका विड्थ आप देखिएगा तो कम करके और बीच में ज़्यादा करके इसका साइनसॉइडल वेवफॉर्म आप लोग बना सकते हैं। और इसमें सिंगल पल्स जैसे ये हमको पीडब्ल्यूएम टेक्निक है, पहले क्या करते हैं हम लोग ये विड्थ को कंट्रोल करके, ठीक है, पल्स विड्थ कंट्रोल करके हम लोग इसका आउटपुट वोल्टेज और इसका जो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं और इसका स्विचिंग को चेंज करके इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। हम लोग एक एक इसका डिवाइसेस को हम लोग ऑन करके इसका जो पल्स विथ को चेंज करके हमको डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम लोग मोटर में आपको इंजेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा 6 स्टेप इन्वर्टर का स्विचिंग है। इसमें आप देखिएगा तो हमारा टॉप लेग में आपको V1 V3 V5 है, बॉटम लेग में आपको V4 V6 V2 है फ्रेंड्स। ये हमको मोटर में दे रहे हैं, UVW का मोटर में दे रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा तो इनिशियली आपको V1 है, अप टू आपको V1 आप देखिएगा तो जो V1 का वेव फॉर्म है वो आपको 120 डिग्रीज तक, आपको 120 डिग्रीज तक यहाँ आप देखिएगा तो ये देख रहा था V1 का वेव फॉर्म है फ्रेंड्स, आपको 120 डिग्रीज तक मतलब इसका कंडक्ट करते हैं बेसिकली। और इसका जो इसका फायरिंग है आपको 180 डिग्रीज तक दिया गया था, क्योंकि आपको यहाँ आपको ऑटोमेटिकली ये सेल्व ये हो जाते हैं। तो आपको आर वोल्टेज है, ठीक है। तो आपको ये आपको यहाँ तक है फ्रेंड्स, आपको 120 डिग्रीज तक ये आपको पॉजिटिव वेवफॉर्म दिखते हैं और नेक्स्ट 60 डिग्रीज में आपको नेगेटिव वोल्टेज दिखते हैं। आपको क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको पल्स से आप ये V1 सिग्नल को आपको ऐसे देते हैं इतना ड्यूरेशन तक। इसके बाद आपको V2 को, जो V2 को आपको 180 डिग्रीज तक देते हैं। इसके बाद V3 को 180 डिग्री से, इसके बाद V4 V5 V6 ऐसे इसको हर एक 60 डिग्रीज के बाद इसको 180 डिग्रीज तक इसको पल्स से आपको कंटिन्यूसली देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इससे हम लोग कैसे अचीव कर रहे हैं, इसको जो नंबरिंग भी इसी के हिसाब से बनाया था। आप देखिएगा तो आपको यूवी का अक्रॉस आपको वोल्टेज आप देखिएगा तो फर्स्ट 120 डिग्रीज में आपको यूवी आपको बन रहा था, ठीक है। 120 डिग्रीज में आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या बन रहा था, यूवी बनेगा, यूवी का वोल्टेज V1 और यूवी, यूवी क्या होगा फ्रेंड्स हमारा V1 और हमारा V6 है। यहाँ आप देखिएगा तो V1 और V6 है फर्स्ट 60 डिग्रीज में, और नेक्स्ट 60 डिग्रीज में भी हमको V1 और V6 और V2 है, ठीक है। आपको कभी भी आपको अपर ऑफ साइकिल में आपको 1 या नहीं है तो नीचे लोअर ऑफ साइकिल में आपको ये छोड़ कर, अगर ये दोनों V1 V4 अगर ऑन हो गया मतलब हमारा आउटपुट इसका इनपुट सप्लाई शॉर्ट हो गया और वो हमारा कंट्रोल फेलियर की वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है फ्रेंड्स, हमारा सप्लाई शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। उसको कभी भी आपको हेलो नहीं करना है। इसीलिए आपको कभी भी V1 ऑन हुआ है तो इसके साथ साथ आपको V6 या V2 ऑन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। या नहीं है तो कोई भी एक भी ऑन हो सकते हैं, नहीं है तो दोनों भी ऑन हो सकते हैं। ऐसा हम लोग को इसका स्विचिंग कंट्रोल करके आपको ऐसा कोई भी वेवफॉर्म आपको इसका जो पल्स है इसका जो विड्थ है आपको जो आपको चाहिए वो आपको बना सकते हैं। यहाँ का आप देखेगा तो यूवी 120 डिग्रीज तक आपको यूवी आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ देखेगा तो यूवी में इसके बाद क्या हो रहा है हमारा 120 डिग्रीज तक तो आपको V1 और V6 है। V1 मतलब आपको यू का यहाँ आपको वोल्टेज मिल गया है यू, और V6 मतलब आपको V में आपको वोल्टेज मिल गया है, यूवी में आपको ये आपको वोल्टेज मिल जाएगा। इसके बाद 120 से 180 डिग्रीज में क्या होगा फ्रेंड्स, V1 और आपको क्या मिल रहे हैं V1 और इसके साथ साथ क्या होना ऑन हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ यहाँ आपको क्या होते हैं V1 और V2, यहाँ देखेगा तो V1 V2 और V3 दोनों ऑन हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। V1 V2 और V3 दोनों ऑन हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा यहाँ आपको यूवी में आपको वोल्टेज जीरो मिल जाएगा। इसके बाद आप रिटर्न में देखेगा तो आपको यहाँ आपको नेगेटिव है। ऐसा आपको मतलब इसका जो स्विचिंग कंट्रोल करके इस आउटपुट वेवफॉर्म को आप आराम से कंट्रोल करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम आगे इन डिटेल यहाँ देख लेंगे फ्रेंड्स ये कैसे कंट्रोल करते हैं इसका स्विचिंग को। बेसिकली ये हमारा तीनों फेज का आर वाई बी का तीनों फेज का वेवफॉर्म से, ठीक है। ये हमारा आर वाई बी का तीनों फेज का वेवफॉर्म से, इसमें हम लोग एक कैरियर यानी ये तो एक स्विचिंग सिग्नल इसमें आप देकर इसको हम लोग इसका वोल्टेज वेवफॉर्म को आप जनरेट करते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है? वो कैसे करते हैं आप देखेंगे तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आर फेज़ का वोल्टेज कब मिलेगा? आपको कभी भी आपको जो मेन वोल्टेज है, आपको कैरियर से ज़्यादा है तो इसका आउटपुट में आपको हाई मिलेगा, मतलब वीडीसी वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको कैरियर का सिग्नल का वोल्टेज ज़्यादा है तो आपको आउटपुट में आपको माइनस वीडीसी मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? माइनस वीडीसी मतलब आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको ये आपको ऑन होकर आपको प्लस वीडीसी मिलेगा इसके अक्रॉस, आपको उल्टा ऑन करके इसको माइनस वीडीसी इसके अक्रॉस मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो यहाँ आउटपुट में आपको प्लस वीडीसी और माइनस वीडीसी आपको ऐसे कैरियर सिग्नल का थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप देखेगा तो इतना ड्यूरेशन तक हमारा आर फेज का वोल्टेज है, आपको कैरियर सिग्नल से ज़्यादा है तो उतना ड्यूरेशन तक आपको पॉजिटिव प्लस वीडीसी वोल्टेज आपको मिल जाएगा। वीडीसी मतलब आपको कैपेसिटर के अक्रॉस, इनपुट कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन यहाँ इतना ड्यूरेशन में आप देखेगा तो कैरियर का वोल्टेज का सिग्नल ज़्यादा है तो आपको माइनस वीडीसी मिलेगा। इसके बाद दोबारा आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी का इसका वोल्टेज कम है तो आपको फिर से वीडीसी मिलेगा और यहाँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिएगा तो दोबारा आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो आपको फिर माइनस वीडीसी मिलेगा, ऐसा आपको वोल्टेज मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसा आपको बाकी में भी देख लीजिए U2, अभी आप देख लीजिए U2 का वोल्टेज में आप देखिएगा तो इसमें U2 में क्या हो रहा है आपको, इसमें आपको ज़्यादा है तो आपको ये मिल जाएगा फ्रेंड्स, मतलब ये आपको रिवर्स में आपको मिल रहा था माइनस वीडीसी, मतलब माइनस ऑफ माइनस ये आपको माइनस वीडीसी मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा आपको। इसके बाद आप देखिएगा तो माइनस में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, सो माइनस में अगर आप देखिएगा तो जो आपको मैक्सिमम मतलब क्या है आपको, यहाँ यहाँ आपको नेगेटिव में ये आपको ज़्यादा है, ठीक है? ये आपको ज़्यादा है और जो हमारा ये आपको ज़्यादा है तो आपको माइनस वीडीसी मिलेगा और यहाँ आपको जो आपको कैरियर सिग्नल है कम हो गया था इससे, इसीलिए प्लस वीडीसी मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसा आपको यहाँ माइनस वीडीसी है, यहाँ आपको पॉजिटिव में चला गया तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपको हमारा जो मेन इनपुट सिग्नल है कैरियर से आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो प्लस वीडीसी मिल जाएगा। इसके बाद ऐसे ही फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसे आपको U3 में भी, U3 है हमारा आर पे, ये हमारा रेड कलर का जो दिख रहा है, ठीक है? इसमें भी आप देखिएगा तो इस पीरियड में आपको ये वोल्टेज ज़्यादा है तो प्लस वीडीसी मिलेगा। इसके बाद आपको ये वोल्टेज कम है इससे कंपेयर करेगा तो माइनस वीडीसी मिलेगा। ऐसा आपको ये आपको तीनों फेज का वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको फेज टू फेज वोल्टेज देखेगा तो फ्रेंड आपको अगर आपको U12 देखना है, U1 माइनस U2 देख लीजिए, आपको U1 माइनस U2 देखेगा तो आपको यहाँ आपको 2 टाइम्स ऑफ VDC मिलेगा, क्योंकि U1 माइनस ऑफ माइनस ये हम माइनस VDC है, UDC माइनस ऑफ माइनस VDC, आपको 2 VDC UDC यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ आपको इस ड्यूरेशन में दोनों में पॉजिटिव VDC है तो यहाँ 0 है। ऐसे यहाँ आपको दोनों का ये है तो प्लस 2 VDC मिलेगा। ऐसा आपको दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको ये आपको पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ये आपको विथ है, आप कंट्रोल करा सकते हैं इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करा के, सिंपल इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आप चेंज करा के आपको इसका विथ को आप प्रोपोर्शनली चेंज करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? सिर्फ आपको कैरियर का फ्रीक्वेंसी सिग्नल चेंज करा के, ठीक है? अगर इसका फंडामेंटल वेवफॉर्म देखेगा तो फ्रेंड्स इसका साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऐसे मिलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ आपको अगर आपको ज़्यादा स्विचिंग का अगर इसका कैरियर सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये स्विचिंग भी आपको ज़्यादा ही होगा फ्रेंड्स, ये बीच में इसका जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन भी ज़्यादा होगा। उसकी वजह से आपको इसका जो हार्मोनिक्स भी बहुत कम होगा और टीएचडी भी कम होगा फ्रेंड्स। तो ये आपको स्केलर कंट्रोल में आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, मैं आपको ये आपको इस रीजन में अप टू आपको रेटेड फ्रीक्वेंसी है, रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज तक हमारा वीबीएफ कंट्रोल होते हैं। इसमें आपको वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आपको दोनों कांस्टेंट, वीबीएफ रेशियो कांस्टेंट मेंटेन करके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट मेंटेन होकर हमारा मेंटेन होते हैं। जैसे वीबीएफ रेशियो कांस्टेंट मतलब इसका फ्लक्स कांस्टेंट है और इसका जो टॉर्क कांस्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है? टॉर्क कांस्टेंट है और इसका पावर है वेरिएबल है, ठीक है? इसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग फ्लक्स को मतलब हम लोग हमारा पावर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ये हमको फील्ड वीकन कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पावर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क को कम करना पड़ेगा। टॉर्क कम हो ही जाएगा क्योंकि हमारा फ्लक्स है यहाँ, इसके बाद आपको कम हो जाएगा क्योंकि वीबीएफ है। जैसे आपको इसके बाद आपको रेटेड वोल्टेज के बाद आप वोल्टेज को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। वीबीएफ में अगर एफ कम हो गया तो इसका फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो गया तो टॉर्क कम हो जाएगा,
तो इसको आप फील्ड वीकनिंग मेथड बोलते हैं। इसको आपको रेटेड फ्रीक्वेंसी का ऊपर, मतलब आपको रेटेड स्पीड का ऊपर अगर आपको वीएफडी का कंट्रोल करना है तो आपको इसका मेथड को यूज़ करते हैं। उसको मैं आपको पहले वीडियोस में भी इन डिटेल बताया था, इसीलिए हम लोग यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद हमारा दो टाइप ऑफ इन्वर्टर्स होते हैं। एक हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर मतलब फ्रेंड्स जिस इन्वर्टर में आपको इनपुट सप्लाई है, अगर इसका जो इनपुट सप्लाई इसका वोल्टेज है अगर वो कांस्टेंट मेंटेन कर पा रहे हैं तो उसको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका सोर्स है वोल्टेज सोर्स है क्योंकि इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमारा नॉर्मली कोई भी सोर्स हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा इसका वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करते हैं और इसका जो करंट है डिपेंड्स ऑन इसका जो लोड का प्रोपोर्शनली करंट ये आपको ड्रॉ करते हैं। लेकिन हमारा वीएफडी में फ्रेंड्स हमेशा आप देख लीजिए फ्रेंड्स, वीएफडी में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा वोल्टेज इसका सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट है और इसका जो सोर्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। लेकिन इसका जो सोर्स वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी एक है तो इसका जो लोड का मोटर का लोड का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अलग होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा करंट अनबैलेंस है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो अनबैलेंस को मेंटेन कराता है फ्रेंड्स हमारा बीच का इसका कैपेसिटर है। इसका जो फिल्टर कैपेसिटर है वही इसका करंट अनबैलेंस को नलिफाई कराता है, ठीक है। सो इसका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इसका जो बीच में इसका जो डीसी बस कैपेसिटर है इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही हमको इसका जो डीसी बस वोल्टेज इसका इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इन्वर्टर का जो इनपुट है वोल्टेज सोर्स है और इसका वोल्टेज है कांस्टेंट है, इसीलिए इसको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बोलते हैं। अगर आपको इन्वर्टर का इनपुट में अगर आप कैपेसिटर लगाए तो वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर आप इन्वर्टर लगाएगा तो क्या इसका इंडक्टर लगाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको हाई इंडक्टर लगाएगा तो इसका जो इंडक्टर में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम है तो आपको करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इसका इनपुट इनपुट में। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स करंट सोर्स इन्वर्टर है क्योंकि इसका करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम करंट सोर्स इन्वर्टर बोलते हैं। इसको भी हम लोग सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन में बहुत वाइडली यूज़ करते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर को। और बाकी नॉर्मली इंडक्शन मोटर एप्लीकेशंस के लिए आपको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। करंट सोर्स इन्वर्टर में आपको डीसी बस कैपेसिटर्स नहीं रहते हैं, ओनली डीसी बस में भी इंटरमीडिएट सर्किट में आपको इंडक्टर्स रहते हैं, बहुत हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टर, सो दैट इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नलिफाइड है ऑलमोस्ट जीरो है। सो दैट इस करंट को इन्वर्टर में जो करंट दे रहे हैं वो करंट दैट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, तो इसीलिए आपको करंट सोर्स इन्वर्टर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो ब्लॉक डायग्राम में डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल में आपको बताया फ्रेंड्स, मैं आपको एबीबी का वीएफडी में इसका जो फीचर है बहुत ही सुपीरियर फीचर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एबीबी का वीएफडी में सबसे पहले जिस मोटर को आपको डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल, अगर वीएफडी में आपको डीटीसी अप्लाई करना है, डीटीसी अप्लाई करना है तो सबसे पहले इसको मोटर को आइडेंटिफिकेशन कराते हैं फ्रेंड्स। अरे इसका खुद का फीचर है आइडेंटिफिकेशन का, उसमें क्या करते हैं मोटर को सबसे पहले मोटर को, अगर आप इसको मोटर आइडेंटिफिकेशन किसको एनेबल कर दिया तो ये मोटर क्या होते हैं ऑटोमेटिक मोटर में थोड़ा सा डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करके मोटर का इंडक्टेंस और इसका मोटर का रेसिस्टेंस ये आपको मेजर कर देते हैं। और इसका जो इसको हम बोलते हैं मोटर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, उसके थ्रू आपको मोटर का इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस वीएफडी को पता चल जाते हैं। इसके बाद आपको वीएफडी क्या करते हैं फ्रेंड्स, मोटर का करंट और इसका जो डीसी बस वोल्टेज लेकर इसका एडाप्टिव कंट्रोल मेथड का थ्रू इसका जो टॉर्क और फ्लक्स दोनों को आप कंट्रोल करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको दो तरह का कंट्रोल हो सकता है, विथ एनकोडर, मतलब आपको स्पीड को अगर मेजर कर रहे हैं तो इसको विथ एनकोडर का स्कीम बोलते हैं। अगर स्पीड को कंट्रोल एनकोडर नहीं है तो आपको विदाउट एनकोडर का स्कीम बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको देखिएगा तो विदाउट एनकोडर का स्कीम है, इसका आपको सिर्फ मोटर करंट है और डीसी बस वोल्टेज इसके इनपुट्स आ रहे हैं और मोटर करंट से ही आपको, ये आपको मोटर करंट और इसका डीसी बस वोल्टेज से ये इनडायरेक्टली कैलकुलेशन के थ्रू इसका एक्चुअल स्पीड ये पकड़ रहे हैं और ये हमारा स्पीड रेफरेंस है और टॉर्क रेफरेंस है ये हमारा। और इसी मोटर का स्पीड और इसका करंट और वोल्टेज से आपको टॉर्क रेफरेंस भी पकड़ रहे हैं और फ्लक्स का वेक्टर भी पकड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इसमें आपको टॉर्क और इसका जो टॉर्क का कैलकुलेशन, मोटर का टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन करना है तो कांस्टेंट कर सकते हैं, या स्पीड को करना है तो स्पीड को कर सकते हैं, मोटर का करंट या मोटर का फ्लक्स मेंटेन करना है तो उसको भी कर सकते हैं इसमें डीटीसी में, ठीक है। ऐसा आपको अलग लेवल में आपको जो कर सकते हैं इसको
आपको बहुत ही एक्यूरेटली मोटर को आप कंट्रोल करा सकते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल में। इसमें डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल में मैं आपको बताया था विथ पल्स एनकोडर। अगर आपको मोटर का स्पीड एनकोडर का थ्रू आप रीड कर रहे हैं तो इसको आप 1 to 5 मिलीसेकंड में हर बार इसको कैलकुलेशन होते हैं और फ्लक्स कंट्रोल है। और आपको विदाउट एनकोडर है तो आपको वीबीएफ कंट्रोल यूज़ करते हैं आपको सिंपल, या आपको 100 to 150 मिलीसेकंड में आपको इसका वेरिएशन होते हैं। जैसे आप देखिएगा तो वीबीएफ कंट्रोल या सिंपल विदाउट पल्स एनकोडर है, आपको अगर इसका जो रेस्पॉन्स आप देखिएगा तो इतना लेट हो गया है, तो अगर विथ पल्स एनकोडर तो बहुत ही जल्दी इसका जो रेटेड, इसका जो जैसे इसका लोड चेंज होता है फ्रेंड्स, या इसका टॉर्क का रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, या मोटर में कभी भी इसमें मोटर में लोड बढ़ जाते हैं तो इसका टॉर्क का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाते हैं, बढ़ गया है तो इसका जो ओपन लूप कंट्रोल में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा डीटीसी में क्या होते हैं ओपन लूप कंट्रोल में हमारा विदाउट पल्स एनकोडर, तो ये तो हमको ज़्यादा टाइम लेते हैं इसको टाइम लेने के लिए, लेकिन आप क्लोज लूप में आपको मतलब जहाँ आपको पल्स एनकोडर लेते हैं वहाँ आपको बहुत जल्दी इसका जो टॉर्क रिक्वायरमेंट को मीट कर देते हैं, और इसका जो वेरिएशन है बहुत ही कम रहते हैं फ्रेंड्स। जैसे इस स्पीड एक्यूरेसी को आप मतलब बाकी वीएफडी का साथ भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे सुपीरियर मैं आपको बता रहा हूँ ये एबीबी का एसीएस 600 का इसका डीटीसी का कंट्रोल है। इसका जो एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है हर एक स्पीड पे, कंपेयर टू कोई और मेक का वीएफडी से कंपेयर करें तो डीटीसी का बहुत ही सुपीरियर एडवांटेज है। लेकिन डीटीसी को आपको यूज़ करना है तो कुछ प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, जहाँ आपको मल्टी मोटर एप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टी मोटर एप्लीकेशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको एक ही वीएफडी से आपको मल्टीपल मोटर्स को आपको फीड करते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, आपको मोटर्स का सारे मोटर्स का इसका वीएफडी का आउटपुट में जितना भी मोटर्स कनेक्ट कर रहे हैं उसका वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और इसका नंबर ऑफ पोल्स है वो सेम होना चाहिए, तभी आपको मल्टी मोटर एप्लीकेशन में आपको डीटीसी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। वो मतलब इस वो आप ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ मोटर्स है, सिमिलर टाइप ऑफ मोटर्स यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो मोटर में जो लोड्स चेंज होते हैं वो लोड्स भी सेम होना चाहिए, क्योंकि हम वीबीएफ मतलब हमको डीटीसी में हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वो चेंज होने से आपको बाकी सारे मोटर्स में भी एक साथ लोड चेंज होगा तो तभी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डीटीसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा था आपको लोड ऑफ ऑल मोटर सेम होना चाहिए और ग्रेटर वेरिएशन अलाउड है आपको मैकेनिकल कनेक्शन अमॉन्ग द मोटर, और इसमें फिक्स्ड सेट ऑफ मोटर है। आपको मोटर से अगर आपको चेंज करोगे तो मैं आपको बताया था फ्रेंड्स डीटीसी कंट्रोल में आपको मोटर आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आपको मोटर चेंज किया है तो आपको मोटर आइडेंटिफिकेशन करा के, और वीएफडी क्या करते हैं उस मोटर का इंडक्टेंस और इसका जो रेसिस्टेंस है डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करके वो कैलकुलेट कराते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अदरवाइज आपको सिंपल स्केलर कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है। डीटीसी में एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको मल्टी मोटर में भी आपको ये सब फीचर ये सब यूज़ हुआ है तो तभी आप यूज़ कर सकते हैं, और इवन सिंगल मोटर एप्लीकेशन में भी जहाँ आपको मोटर का केबल है, अगर डायरेक्टली आपको इन्वर्टर का आउटपुट केबल है मोटर में कनेक्ट जा रहा है तो उसी में ही आपको डीटीसी यूज़ कर सकते हैं। अगर बीच में कोई भी आपको साइन वेव फिल्टर है या साइन फिल्टर है ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स डीटीसी को, क्योंकि उसमें आपको मोटर आइडेंटिफिकेशन में आपको साइन फिल्टर का इसका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको डीटीसी कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं होते हैं। डीटीसी कंट्रोल का यही एडवांटेज है फ्रेंड्स, बहुत ही फास्ट टॉर्क स्टेप वाइज है, आपको बहुत ही फास्ट है, इवन आपको विदाउट एनकोडर भी आप बहुत ही जल्दी इसका टॉर्क रिक्वायरमेंट को बहुत ही कम वेरिएशन में आप इसको चेंज कर सकते हैं, और इसका स्पीड एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छे है, इसका रिलायबिलिटी भी बहुत ही अच्छे है, क्योंकि इसका डीएसपी है हर 25 मिली से माइक्रो सेकेंड में एक बार इसका कैलकुलेशंस करते हैं और नया वैल्यू नया रेफरेंस को इसको अपडेट करा देते हैं, और इसमें नॉइस भी बहुत ही कम है, और इसका जो हार्मोनिक्स भी बहुत ही कम है फ्रेंड्स। अगर इसको कंपैरिजन आप देखेगा तो इवन आपको ये क्लोज्ड लूप और ओपन लूप में भी आपको डीटीसी का कंट्रोल में आपको डीटीसी कंट्रोल को नॉर्मल आपको कंट्रोल में आप कंपेयर करेगा तो फ्रेंड्स इसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1% एक्यूरेसी तक आप ला सकते हैं, वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इवन ओपन लूप कंट्रोल में भी आपको 4% तक आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप एनकोडर यूज़ कर दिया तो और का एक्यूरेसी बहुत अच्छे मेंटेन करा सकते हैं इसको।
ठीक है। और ये आपको सारे के सारे एडवांटेजेस फ्रेंड्स, स्पीड रेंज भी आपको विथ एनकोडर आपको अप टू 6000 तक आपको इसका वेरिएशन इसको डिवाइड करके आप ले सकते हैं। रेजोल्यूशन भी बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको डीटीसी कंट्रोल बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका वीडियो है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।